यंग फेज जो है वो दो चीजों को इंक्लूड करता है, माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस के मतलब हो गया कि कैरियोकाइनेसिस, कैरियन का डिवीजन, या इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, बराबरी का डिवीजन। माइटोसिस में सेल अपने कंपोनेंट्स को इंटरफेज स्टेज में डबल करता है और सारे अपने मटेरियल्स, हेरिडिटरी मटेरियल्स, सबको ये रेप्लिकेट कर लेता है और रेप्लिकेटेड मटेरियल को माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा ये दो बराबर हिस्सों में, दो सेल्स में डिवाइड करता है। तो ये एक तरह का ऐसा डिवीजन है जो ऑलरेडी रेप्लिकेटेड मटेरियल्स को इक्वली दो सेल्स में डिवाइड कर देता है। इंटरफेज स्टेज में, जिसमें G1, S और G2 फेज होती हैं, इसमें अपने कंपोनेंट्स को ये डबल करता है। आप ये भी जानते होंगे कि हर एनिमल सेल में एक सेंट्रोसोम होता है और सेंट्रोसोम वो रीजन है जो अपने अंदर ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स रखता है। तो सेल डिवीजन से पहले G2 फेज में ये जो सेंट्रियोल्स हैं अपने को रेप्लिकेट करते हैं एनिमल सेल्स में। प्लांट सेल्स में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए रेप्लिकेशन का उसमें क्वेश्चन ही नहीं राइज होता। तो एनिमल सेल्स में ये अपने को रेप्लिकेट करके एक सेंट्रोसोम से दो या वन पेयर ऑफ सेंट्रियोल से टू पेयर ऑफ सेंट्रियोल से हो जाते हैं। ये न्यूक्लियस है, या न्यूक्लियोलस है, मेम्ब्रेन है, या क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन ऑलरेडी डुप्लीकेटेड है यस फेज में। अब इस सेल को डिवीजन में जाना है माइटोसिस के। तो माइटोसिस एक डायनेमिक और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये हम इसको डिस्क्रीट स्टेजेस में नहीं बांट सकते हैं, या इसको सेपरेट वैल्यू हम नहीं दे सकते कि ये इंटरफेज हो गई, ये प्रोफेज हो गई, ये मेटाफेज हो गई। ऐसी कुछ लाइन हम हार्ड एंड फास्ट नहीं ड्रा कर सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हम इसकी सब स्टेजेस बना लेते हैं। G2 फेज में क्रोमोसोम्स अपने को कंडेंस करने लगता है और क्रोमोसोम्स का कॉम्पैक्शन होने लगता है, शार्ट होने लगता है और थिक होने लगता है। प्रोफेज स्टेज में ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर क्लियरली विजिबल हो जाते हैं, देखे जा सकते हैं, और हर क्रोमोसोम जो है थ्रेड नुमा दिखने लगेगा और हर क्रोमोसोम में दो थ्रेड दिखेंगे। डायग्राम की सुविधा के लिए दो क्रोमोसोम्स को दिखाया जा रहा है कि कैसे माइटोसिस डिवीजन में ये अपना बिहेवियर करेंगे और कैसे एक सेल से दो सेल में ये डिवाइड होंगे। एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए कि अगर ह्यूमन का एक सेल होता तो उसमें 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते। 46 क्रोमोसोम्स में 23 पेयर्स बनते। हम यहाँ एक पेयर को मात्र शो कर रहे हैं कि कैसे ये अपने डिवीजन में जाएगा। प्रोफेज स्टेज में जो सेंट्रियोल्स अपने को रेप्लिकेट किया है, डबल किया है, वो एक दूसरे से दूर मूव करना स्टार्ट करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होना स्टार्ट करेगी और प्रोफेज के एंड तक ये जाके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली ब्रेक कर जाएगी और डिसॉल्व हो जाएगी। प्रोमेटाफेज स्टेज में ये जो क्रोमोसोम्स हैं अपने काइनेटोकोर के थ्रू स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल से इंटरैक्ट करेंगे और ये इसमें बैक एंड फोर्थ ये सफल होंगे। तो इसका माइक्रोट्यूब्यूल के साथ इसका अटैचमेंट इस प्रोमेटाफेज की एक खास बात होती है। ये माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन इस स्टेज में कंप्लीट हो जाता है और जो सेंट्रियोल्स हैं वो अपने रेस्पेक्टिव पोल्स के पास पहुंच जाते हैं। मेटाफेज स्टेज में यदि हम इन पोल्स को एक लाइन से एक्सिस मान लें और इस पर एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, तो जो बीच से लाइन पास करेगी परपेंडिकुलर, वो इस सेल की बनाएगी मेटाफेज प्लेट। वास्तविक नहीं, इमेजिनरी है। तो क्रोमोसोम्स जो हैं अपने को इस मेटाफेज प्लेट पर अरेंज करते हैं, अलाइन करते हैं। ये मेटाफेज स्टेज जो है बहुत ब्रीफ होती है, ये शॉर्टेस्ट स्टेज होती है माइटोसिस सेल डिवीजन की। मेटाफेज जो है फिर एनाफेज स्टेज में आएगा। मेटाफेज और एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मैक्सिमम शार्ट और थिक हो जाते हैं। इनकी मॉर्फोलॉजी क्लियरली विजिबल होती है, बहुत अच्छे ढंग से देखे जा सकते हैं। एक मेटाफेज क्रोमोसोम को ये देखिए बना दिया गया है कि कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा। ये मेटाफेज क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगी, ये एक है और ये दूसरी है, और एक यहाँ पर नैरो रीजन होगा जिसको कहा जाएगा सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर रीजन ऑफ द क्रोमोसोम है और इसके आइदर साइड्स पर प्रोटीन्स जो हैं डिपॉजिट होती हैं और डिस्क के नुमा स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे जिसको कहा जाएगा काइनेटोकोर। ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं काइनेटोकोर के थ्रू ये स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच होंगे और पोल्स के साथ इनका अटैचमेंट हो जाता है। ये बीच में दोनों क्रोमैटिड्स को एक जगह इकट्ठा रखने के लिए, जोड़ने के लिए एक कोहेसिव प्रोटीन होती है जो दोनों को जोड़े रखती है। एनाफेज स्टेज आने पर ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये बीच से स्प्लिट करते हैं, या यूं कहिए कि ये जो कोहेसिव प्रोटीन है ये रिमूव हो जाती है। जब कोहेसिव प्रोटीन जो दोनों क्रोमैटिड्स को जोड़ती है उसके रिमूव हो जाने के बाद दोनों क्रोमैटिड्स फ्री हो जाते हैं और ये क्रोमैटिड्स अपने काइनेटोकोर के थ्रू जो इस माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच्ड हैं वो अपने पोल्स की तरफ मूव करते हैं। ये दो क्रोमोसोम है, एक देखिए ये ब्लैक कलर में शो है, एक रेड कलर में शो है। तो दोनों का कैसे स्प्लिट हुए और कैसे दोनों अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। जो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं सेल के अंदर वो देखिए तीन प्रकार के होते हैं। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे वो सेंट्रियोल से रेडिएट करेंगे और इसके सेल की पेरिफेरी की तरफ जाएंगे। दूसरे तरह का जो माइक्रोट्यूब्यूल होगा वो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल होगा। ये सेंट्रोसोम से ये रेडिएट करेंगे और दोनों पोल से रेडिएट करके ये दोनों एक दूसरे को पास करेंगे और सेल के बीचों बीच
एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे। तीसरा जो है क्रोमोसोमल माइक्रोट्यूब्यूल होगा, ये एक्सटेंड करेगा सेंट्रोसोम और काइनेटोकोर के बीच में। सेंट्रोसोम और ये काइनेटोकोर इसके बीच में करेंगे। ये देखिए, ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल हो गया और ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल हो गया। तो इस एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन सिर्फ एनिमल सेल्स में होता है। प्लांट सेल्स में एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन या एस्टर का फॉर्मेशन नहीं होता है। प्लांट सेल में एस्टर्स लैक करते हैं, सेंट्रियोल्स लैक करते हैं, इसलिए एस्टर भी लैक करेगा। प्लांट सेल्स में एक थिक सेल वॉल पाई जाती है, वो जो है स्पिंडल अपरेटस बनता है, वो सेल वॉल उसको सपोर्ट करती है और इसमें जो है ये एस्टर सपोर्ट करता है स्पिंडल अपरेटस को। जब ये दोनों क्रोमोसोम्स या सभी क्रोमोसोम्स जो है अपने को बीच से स्प्लिट करके अपने पोल्स की तरफ मूव करेंगे, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा जो मूवमेंट होगा, ये दो तरह के मूवमेंट्स कहे जाते हैं, एनाफेज ए मूवमेंट और एनाफेज बी मूवमेंट। एनाफेज ए मूवमेंट में ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इनसे जो ट्यूब्यूलिन सब यूनिट है, ट्यूब्यूलिन सब यूनिट से ये माइक्रोट्यूब्यूल बने होते हैं। तो ट्यूब्यूलिन जो है इनसे रिलीज होना शुरू हो जाती है। जब रिलीज होगी तो ये माइक्रोट्यूब्यूल शार्ट होगा और ये जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं, ये अपने पोल्स की तरफ, रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करेंगे, इनकी पुलिंग होगी। लेकिन इसमें ये शार्टनिंग होती है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। ये शार्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तो थिक भी नहीं होते हैं। ये हमने आपको यहाँ पर शार्ट में लिख भी दिया। ट्यूब्यूलिन सब यूनिट्स जो रिमूव होंगी और फिर जाके बाद में टीलोफेज स्टेज में फिर काम आएंगी सेल के। और दूसरा एनाफेज बी मूवमेंट होगा माइक्रोट्यूब्यूल का। एनाफेज बी मूवमेंट में ये देखिए पोलर माइक्रोट्यूब्यूल है ये, और ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल, इस तरह से बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पर देखिए पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखलाए गए हैं। ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरह से होंगे, एक दूसरे पर थोड़ा ओवरलैप करेंगे, बीच में सेल के बीच में ओवरलैप करेंगे और ये स्लाइड पास करेंगे, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके इन पोल्स को एक्सटेंड कर देंगे। ये क्रोमोसोम्स जो हैं अपने पोल्स की तरफ जाएंगे और ये पोल्स जो हैं एक्सटेंड हो जाएंगे, एक दूसरे से अवे जाने लगेंगे। तो इस अवे जाने में फिर एक सेल से दो सेल बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और क्रोमोसोम्स जो हैं अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पर चले जाएंगे। एनाफेज एंड जब समाप्त होने को होता है, उसी समय से इसमें फरो का फॉर्मेशन, क्लीवेज फरो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब क्लीवेज फरो को ऐसे ही समझिए जैसे अगर इसमें एक थ्रेड बांध दिया जाए बीच में और थ्रेड के दोनों हिस्सों को ऐसे खींचा जाए, तो एक समय ऐसा आएगा कि थ्रेड जाते जाते ड्रॉ स्ट्रिंग की तरह से वो बिल्कुल सिमट के बीच में आ जाएगा और एक कट के दो हिस्सों में हो जाएगा। तो वो देखिए, ये डायग्राम आपको शो किया जा रहा है कि कैसे जो है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स जो हैं इसके ऊपर लिपटे रहते हैं और ये कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। इनके कॉन्ट्रैक्शन से ये जो सेल है दो हिस्सों में बट जाता है, सेल ए और सेल बी। सेल ए और सेल बी में ये बढ़ जाएगा। तो दो तरह के मूवमेंट होंगे, इसे डॉटर क्रोमोसोम्स अपने रेस्पेक्टिव पोल्स को चले जाएंगे। जब ये एक सेल से दो सेल हो जाएगा, टीलोफेज स्टार्ट होगी और टीलोफेज जब समाप्त होगी, तभी से ये क्रोमोसोम्स जो हैं अपने पोल्स पर जाके डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो ट्यूब्यूलिन सब यूनिट इस माइक्रोट्यूब्यूल से रिलीज होंगी, वो साइटोस्केलेटन फॉर्मेशन का काम कर देगी। दोनों सेल्स के अंदर साइटोस्केलेटन का फॉर्मेशन करेंगी। एक सेल से दो सेल बनने तक जब टीलोफेज बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, तब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये डीकंडेंस हो जाएंगे। डीकंडेंस का मतलब ये फिर क्रोमैटिन फॉर्म में आ जाएंगे और ये विजिबल अब नहीं रहेंगे। अब इन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाएगा। इसके पहले डॉटर क्रोमोसोम्स कहा जा रहा था। तो डॉटर क्रोमोसोम तब तक कहा जाएगा जब तक वो माइक्रोट्यूब्यूल से वो अटैच्ड हैं। जैसे ही एक सेल से दो सेल बनेगा और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तब उनका माइक्रोट्यूब्यूल से अटैचमेंट समाप्त हो जाता है और तब वो जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं अब क्रोमोसोम कहे जाते हैं। तो एक मेटाफेज स्टेज में दो क्रोमेटिड होते हैं और टीलोफेज या एनाफेज स्टेज में एक क्रोमोसोम पर एक क्रोमेटिड होता है। सामान्यतः यूकैरियोटिक सेल्स में ओपन माइटोसिस होती है, लेकिन कुछ यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे हैं जिसमें क्लोज्ड माइटोसिस होती है, जैसे कि ईस्ट जो कि एक यूनिसेलुलर फंगस है, इसमें जो है वो क्लोज्ड माइटोसिस होती है। इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसॉल्व नहीं होती है और एक सेल से दो सेल बन जाता है।